खान ये करते हैं कि जब भी उनसे उइगर मुसलमानों के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो फिर वो इधर और उधर झांकने लगते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। Do you have any concerns about what is going on in Xinjiang to Chinese Muslims? At the moment, I do not know enough about it. And if I have, we will speak to the Chinese privately. What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. Turkey has said it was a great shame on humanity, and you have also spoken up in defense of Muslims around the world. It's true. I mean, Muslim world is probably going through its worst phase right now. But you won't speak out against what's happening in China. If I had enough knowledge, I would speak about it. Actually, it is not so much in the paper. क्या दोगला है? The government has been fiercely criticized by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China? No, I haven't. And frankly, we have been facing so many of our internal problems right now that, I don't know much about this problem. For us, China has been the best friend. जाहिर सी बात है। Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम चल के देखने वाले वीडियो डिफेंसिव डिटेक्टिव की बहुत ही लेटेस्ट वीडियो आई है। वो चल के हम देखते हैं कि आखिर क्या बात कर रहे हैं, आखिर वो क्या आई थिंक ये टर्की और पाकिस्तान के जो FATF के ग्रे लिस्ट में जाने की उसके ऊपर वीडियो है। चल के देखते हैं आखिर क्या बात है। बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम इनसे कांटेक्ट करो ताकि ये तुम्हारे साथ कोलैब करें। लेट्स सी। मुझे लगता तो नहीं है वैसे ये करेंगे कोलैब, क्योंकि कहाँ ये इतने बड़े आदमी हैं और मेरी कोई पहुंच नहीं है इस लेवल की। बट एनीवे, अगर वो बाई चांस मेरी ये वीडियो देख लें कभी ज़माने में देख लें, तो अगर वो कभी कमेंट कर देंगे तो बड़ा मज़ा आएगा मुझे। मैं डेफिनेटली इनके साथ कोलैब करना चाहूँगा। वैसे तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं और बट लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। बट मुझे लगता है कि फॉर नाउ आई डोंट थिंक सो ही विल कोलैब विद मी बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ बिग पर्सन और बिग पर्सनैलिटी और एनीथिंग लाइक दैट। बट एनीवे, लेट्स गो वॉच दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताना, मुझे बड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो क्या पाकिस्तान और तुर्की के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऐसा क्या हो गया है कि तुर्की पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे में कम दिलचस्पी ले रहा है? और क्या पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे की वजह से पाकिस्तान और तुर्की के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं? बढ़ेगी। आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करने वाले हैं। ये जो सारे सवाल हैं वो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिनको देखकर ये लग रहा है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच में मतभेद बढ़ रहे हैं, खासकर कश्मीर मुद्दे को लेकर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे को तुर्की हर मंच पर समर्थन देता आ रहा है। लेकिन अब इटली की एक वेबसाइट है, उसने खबर दी है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़ते ही जा रहे हैं और उनके रास्ते धीरे धीरे अलग होने शुरू हो चुके हैं। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अपने भाषण में कश्मीर का जिक्र किया था। उनकी भी यही भाषा थी जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की थी। लेकिन इटली की वेबसाइट इनसाइड ओवर में एक आर्टिकल छपा है जिसमें बताया गया है कि तुर्की पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे से पीछे हट रहा है और इससे पाकिस्तान सरकार में नाराजगी बढ़ रही है। अब उस आर्टिकल में क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। सीधे चलते हैं इटालियन वेबसाइट इनसाइड ओवर के उस आर्टिकल पर। इस आर्टिकल की हेडिंग है पाकिस्तान एंड टर्की द फर्स्ट साइंस ऑफ ट्रबल, यानी पाकिस्तान और तुर्की समस्या का
पहला संकेत। ये आर्टिकल लिखा है सर्गियो रस्तेली ने 25 अक्टूबर 2021 को। सर्गी। सर्गियो रस्तेली का परिचय जानना बेहद जरूरी है। रस्तेली इटली के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, लेखक हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, सरकार में अहम पद पर रह चुके हैं, इटली के डिप्टी पीएम के लिए काम कर चुके हैं, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में शांति स्थापना और डिप्लोमेसी के लिए भी काम किया है। यानी कुल मिलाकर सर्गियो रस्तेली एक बड़ा नाम है। इस आर्टिकल में सर्गियो ने लिखा है, तुर्की और पाकिस्तान के पुराने संबंधों की उन्होंने बात की है। बताया है कि कैसे जब 1947 में पाकिस्तान पैदा हुआ तो उसके बाद तुर्की ने इसके साथ दोस्ती की एक ट्रीटी साइन की। कैसे तुर्की का कल्चर टेलीविजन सीरीज के जरिए पाकिस्तान में मशहूर हुआ। साथ ही इसमें उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया है। अच्छा। बताया है कि किस तरह हर मंच पर, फिर वो चाहे तुर्की का सरकारी मंच हो या फिर संयुक्त राष्ट्र का मंच हो, हर जगह तुर्की पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे का साथ देता आया है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन आगे सर्गियो ने जो कुछ भी लिखा है उससे ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के संबंधों में थोड़ी दरार तो आ गई है। और शायद इसीलिए उन्होंने अपने इस आर्टिकल की हेडिंग में यही भाव डाला है, पाकिस्तान तुर्की के संबंधों में दरार के पहले संकेत। अपने आर्टिकल में सर्गियो ने बताया है कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। उन्हें दोनों देशों के संबंधों में ऐसा क्या दिख गया जिससे उन्हें लगने लगा है कि तुर्की और पाकिस्तान के संबंधों में दरार पड़ रही है। सर्गियो लिखते हैं कि एकजुटता और सद्भावना दिखाने के बावजूद ये सवाल है कि क्या दोनों देशों के बीच वास्तव में सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों में कश्मीर पर तुर्की के उत्साह की कमी और एर्दोगन के गिरते उत्साह पर असंतोष और नाराजगी है। उनका रुख नरम होता दिख रहा है। उन्होंने कश्मीर मुद्दे को उइघुर और रोहिंग्या मुद्दे के साथ जोड़ने की कोशिश की है। ये दोनों वो समस्याएं हैं जिन्होंने इस्लामिक दुनिया को प्रभावित किया है। अब समझे आप, यहां पर पाकिस्तान फंस गया है क्योंकि तुर्की लगातार उइघुर मुसलमानों की आवाज हर मंच पर उठा रहा है। तुर्की जानता है कि चीन नाराज होगा, लेकिन उसके बावजूद वो हर मंच पर उइघुर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों की बात करता है। लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान क्या करते हैं? इमरान खान ये करते हैं कि जब भी उनसे उइघुर मुसलमानों के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो फिर वो इधर और उधर झांकने लगते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। Do you have any concerns about what is going on in Xinjiang to Chinese Muslims? At the moment, I do not know enough about it. And if I have, we will speak to the Chinese privately. What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. Turkey has said it was a great shame on humanity, and you have also spoken up in defense of Muslims around the world. It's true. I mean, Muslim world is probably going through its worst phase right now. But you won't speak out against what's happening in China. If I had enough knowledge, I would speak about it. Actually, it is not so much in the paper. क्या दोगला Chinese है? government has been fiercely criticized by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China? No, I haven't. And frankly, we have been facing so many of our internal problems right now that, I don't know much about this problem. For us, China has been the best friend. जाहिर सी बात है, अगर तुर्की पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे को सपोर्ट कर रहा है तो बदले में वो भी चाहता है कि पाकिस्तान उइघुर मुसलमानों के उसके एजेंडे पर उसका साथ दे। लेकिन इमरान खान के लिए ऐसा करना कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा होगा। यानी पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है इससे बचने की। अब ऐसा तो है नहीं कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को यह बात समझ नहीं आ रही होगी। शायद इसीलिए उन्होंने 2 बड़े मौकों पर कुछ ऐसा किया जिससे पाकिस्तान को सीधा संदेश मिल गया कि कश्मीर मुद्दे पर तुर्की का रुख अब क्या रहने वाला है। सर्गियो आर्टिकल में लिखते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक अस्तित्ववादी समस्या है। वो ये करीब से देख रहे हैं कि क्या तुर्की का उत्साह वाकई इस पर कम हो गया है। इसके संकेत भी मिले हैं, जैसे पाकिस्तानी राष्ट्रपति की मेजबानी में एक सरकारी समारोह में एर्दोगन के द्वारा कश्मीर का जिक्र नहीं करना, या फिर अलगाववादी कश्मीरी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत पर शोक संदेश का नहीं देना, वो भी तब जबकि गिलानी की पोती रुआ शाह तुर्किश मीडिया में
बेहद मशहूर हस्ती हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर पाकिस्तान और तुर्की के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा होता तो क्या ऐसा होता? क्या जिस गिलानी की मौत पर पाकिस्तान में मातम मना, जिस गिलानी की मौत पर इमरान खान तक का बयान आया, उस पर तुर्की की तरफ से कोई बयान नहीं आया? तुर्की कुछ नहीं बोलता। और पाकिस्तानी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन मौजूद होते और कश्मीर का जिक्र किए बिना वो रह जाते। लेकिन ऐसा हुआ है और इसी वजह से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट तुर्की से और एर्दोगन से नाराज बताई जा रही है। नाराजगी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से तुर्की को लेकर पाकिस्तानी सरकार हो या फिर वहां के लोग हो जो सोचते हैं, समझते हैं या फिर मानते हैं, अब वो उनके मन मुताबिक नहीं रह गया है। तुर्की को पाकिस्तान अपना सबसे करीबी इस्लामिक ब्रदरहुड कहते नहीं सकता है, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान के सियासी गलियारों में तुर्की को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। इसका भी जिक्र सर्गियो ने अपने आर्टिकल में किया है। उन्होंने लिखा है कि कारण जो भी हो, दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी सत्ता के भीतर लगभग एक मत राय प्रतीत होती है कि कश्मीर पर तुर्की का लहजा वास्तव में नरम हो गया है, जबकि कुछ ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं दूसरे लोगों ने निराशा जताई है, क्योंकि इस्लामाबाद के साथ वो तब ऐसा कर रहे हैं जब उन्हें सबसे सच्चा दोस्त माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता और हमेशा बदलती दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो बदलती नहीं है, वो ये कहावत है, कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, केवल राष्ट्रीय हित होते हैं। जाहिर सी बात है, तुर्की को ये धीरे धीरे बात अब पता चलने लगी है कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देना उसे महंगा पड़ने लगा है और भविष्य में ये और ज्यादा महंगा पड़ सकता है। और शायद इसीलिए इसका जो ताजा उदाहरण है वो है तुर्की का FATF की ग्रे लिस्ट में आना। अब ग्रे लिस्ट में आना तुर्की के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसलिए तुर्की ने पाकिस्तान से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं और वो उन देशों के साथ अपने संबंध सुधारने में लग गया है जिनके संबंध भारत से अच्छे हैं। तुर्की के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में जाना, वो भी तब जबकि वो नाटो देशों के संगठन का सदस्य है, उसके लिए बहुत बड़ी आर्थिक मुसीबत ला सकता है। उसकी इकोनॉमी का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो सकता है और एर्दोगन ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए उन्होंने इजिप्ट, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों से हालिया वक्त में संबंध बेहतर करने पर जोर दिया है। ये वही देश हैं जिनके संबंध फिलहाल भारत के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। साथ ही साथ एर्दोगन को यह भी पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की मजबूत इकोनॉमीज में से एक है और ये लगातार बड़ी होती जा रही है। तो ऐसे में भारत से ज्यादा पंगे लेना तुर्की की इकोनॉमी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। सर्गियो रिस्तेरी ने इसका भी जिक्र करते हुए अपने आर्टिकल में लिखा है कि एक असफल अर्थव्यवस्था और घटते राजनीतिक समर्थन के बीच ऐसा लगता है कि एर्दोगन को सभी अंतरराष्ट्रीय मदद और निवेश की जरूरत है जो वो जुटा सकते हैं। पाकिस्तान की भारत से कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, भारत एक महत्वपूर्ण देश है और दुनिया का एक प्रमुख आर्थिक खिलाड़ी है। ऐसे में तुर्की इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। कश्मीर पर तुर्की का नरम होना और दूसरे देशों के साथ संबंधों को सुधारने की उसकी कोशिशों को बड़े कॉन्टेक्स्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच खटास के कुछ और सबूत मैं आपको दिखाता हूं। आपको पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट है डॉन, उसका एक आर्टिकल दिखाता हूं और उस आर्टिकल में जो कुछ भी छपा है उससे ये साफ पता चल रहा है कि तुर्की ने पाकिस्तान में दिलचस्पी लेनी कम कर दी है और ये दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरियों का एक और सबूत है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन के इस आर्टिकल की हेडिंग आपको सब कुछ समझा देगी। तुर्की की कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड बैंक में पहुंच गई है। यह आर्टिकल नासिर इकबाल का है जो उन्होंने इसी साल 16 अक्टूबर को पब्लिश किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान एक बार फिर से इंटरनेशनल डिस्प्यूट में फंस गया है और ये विवाद है उसके इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे जिसे M1 के नाम से जाना जाता है उसे लेकर। तुर्की की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी इसमें शामिल थी। वो पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड बैंक की एक बॉडी है ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, उसमें ये कंपनी शिकायत लेकर पहुंची है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी पाकिस्तानी वेबसाइट ने तो नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि तुर्की की कंपनी की शिकायत इन्वेस्टमेंट को लेकर ही की गई है। अच्छा, मजे की बात यह है कि तुर्की की किसी कंपनी के साथ पाकिस्तान का ये
पहला विवाद नहीं है। तुर्की की कई और कंपनियों से भी पाकिस्तान के विवाद रहे हैं, लेकिन अगर तुर्की और पाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता तो शायद एर्दोगन की कोशिश होती कि इन विवादों का निपटारा वो जल्दी से कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी एर्दोगन या तुर्की सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एर्दोगन को इस बात का एहसास हो चुका है कि भारत से झगड़ा मोड़ लेना, वो भी पाकिस्तानी एजेंडे के लिए, उनके देश के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। और इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे पाकिस्तान से दूरियां बढ़ा रहे हैं, जिसके संकेत दिखने लगे हैं। लेकिन अब इसका असर पाकिस्तान पे क्या हो रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अभी तक तो कश्मीर मुद्दे पर उसे तुर्की का साथ मिलता आ रहा था, और पहले से प्रॉब्लम यह है कि OIC यानी कि इस्लामिक देशों का जो संगठन है, उसमें भी पाकिस्तान की कश्मीर मुद्दे पर सुनी नहीं जा रही। तो इसीलिए पाकिस्तान ज्यादा चिंतित है, और इसीलिए वो एर्दोगन से ज्यादा नाराज बताया जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो पसंद आया होगा, और सही और सटीक जानकारी के साथ वाली इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिल बैठकर देखिए, जिससे आप सबके पास सबसे सही और सटीक जानकारी हो। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। अरे आलोक जी, हमारे साथ भी कोलैब कर लीजिए यार, मज़ा आ जाएगा। एनीवे, वीडियो बहुत अच्छी थी। ये मुझे ज़रूर पता था कि टर्की भी FATF की ग्रे लिस्ट में जा चुका है, पर बहुत ही बेवकूफ़ आदमी है टर्की का प्रेसिडेंट एर्दोगन, जो बिल्कुल इमरान खान का कॉपी है। मतलब कि ही इज़ लेस एज अ प्रेसिडेंट ऑफ टर्की एंड मोर लाइक ए इस्लामिक लीडर। अरे भाई, वाई यू वांट टू बी इस्लामिक लीडर, बी अ टर्की लीडर डूड। यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ज़्यादातर कंट्रियां डूब रही हैं। पाकिस्तान, ही वांट टू बी अ लीडर ऑफ इस्लाम। अरे भाई, बी अ लीडर ऑफ पाकिस्तान ओनली, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो अब पता चल रहा है, वो वीडियो इतनी फनी थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इतनी बड़ी हिपोक्रेसी कि मुझे पता ही नहीं उइगर मुस्लिम के बारे में। भाई, पूरी दुनिया जानती है उइगर मुस्लिम के बारे में। बेंचो बच्चा बच्चा जानता है, मतलब कि जो इंटरनेट पे एक्टिव रहता है। क्या बात कर रहे हो आप, कह रहे हो कि आपको पता ही नहीं उइगर मुस्लिम के बारे में। यही है ना, पापा जी लात मार देंगे, आपके पेट पे पैसा कहाँ से आएगा। सारी कंट्री आपको उंगली वैसे ही करती है। चाइना भी बाइकआउट कर ही रहा है, अब कंप्लीटली कर देगा तो फिर कहाँ से करेंगे आप। सिर्फ बाबर और रिजवान के क्रिकेट के बदौलत तो आप नहीं कर सकते ना, इकोनॉमी तो नहीं चल सकती ना पाकिस्तान की। पाकिस्तान खुश हो जाएगा थोड़ा बैटिंग करके, इकोनॉमी नहीं चल सकती भैया क्रिकेट पे। अजीब दुनिया है यार इनकी। ये क्यों नहीं कश्मीर छोड़ के अपना इंटरनल मैटर संभालते हैं। अच्छा, अब इन पे उइगर भी बात हुई तो अरे वी आर वरीड अबाउट आवर इंटरनल मैटर। साले तो हमारा इंटरनल मैटर नहीं है ये, चूतिया कहीं का। ये बेवकूफ़ लोग हैं, और जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो उससे बड़े बेवकूफ़ हैं। एनीवे, आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। आलोक जी, थैंक यू सो मच ये वीडियो बनाने के लिए। कभी टाइम मिले तो बात करेंगे हम लोग बैठ के। वैसे मैं जानता हूँ आप मुझे देखेंगे नहीं, पर फिर भी एनीवे, आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।